लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो पॉसिबल है। तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कि कोई भी सेंस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है या मैक्सिमम सेंस ऑफ अनसिमेट्री प्रेजेंट है, लाइक अगर कोई भी पर्टिकुलर कार्बन है उसके ऊपर अगर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से डिवाइड करेंगे तो उसमें से अगर मोस्टली मैक्सिमम अगर टू एक्सिस से वो डिवाइड नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, तो दैट मीन्स दैट विल बी कॉल्ड एज कायरल कार्बन। तो ऐसे कार्बन जिनमें सेंस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है वो प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। तो कल हम देख रहे थे कि या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। तो अब आज हम ये देखेंगे कि वो क्लॉकवाइज कैसे रोटेट करते हैं, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज वो कैसे रोटेट करते हैं ये हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक पेपर था, किसी को डाउट पूछना है टीपीएस में? क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है किसी को? 1 बन गया है डाउट कि नहीं है? नहीं। सेकंड, थर्ड, थर्ड में डाउट है किसी को? फोर्थ में? फिफ्थ, फिफ्थ में डाउट है? सिक्स्थ, सेवेंथ क्वेश्चन किसी को डाउट नहीं है? हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने बताया था जब पहले हम डाउट्स क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने बताया था शुरू में ही कि जब यहाँ पे ये तीन चीजें याद रखना, या तो कार्बोकटाइन होगा या तो एल्कीन होगा या फिर फ्री रेडिकल होगा। तो इन तीनों में क्या होता है, जो कार्बन का पी ऑर्बिटल होता है और हाइड्रोजन का जो सिग्मा होता है वो दोनों आपस में लिंक्ड होता है, उन दोनों का इंटरक्शन होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये पी ऑर्बिटल हो गया, सिग्मा पी ऑर्बिटल का जब इंटरएक्शन होगा तो हम उसको कह देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें देखोगे रेजोनेंस होने के लिए जरूरी है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसमें नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। जैसे कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो अनस्टेबलाइज्ड हो जाएगा। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि आपस में जो चार्ज सेपरेशन है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। चार्ज सेपरेशन है मतलब चार्ज के बीच की जो गैप है वो कम होनी चाहिए। अगेन एक और उसमें होता है कि जितने भी एटम्स होते हैं उन सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो एक बार क्या करना, जितने भी एटम्स है जो तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सारे में जिसमें जिसमें चार्ज लगा हुआ है प्लस माइनस जैसे भी लगा है, सबके देखोगे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं। मैक्सिमम देखोगे जिसमें जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबलाइज्ड होगा, जिसमें 8 से कम होंगे 6 इलेक्ट्रॉन 5 7 इस तरीके से होंगे वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो बेसिकली तुम्हें काउंट करना है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। और दूसरी बात कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है ऑप्शन में से किसी में भी तो दैट मीन्स कि वो अनस्टेबल है। ठीक है,
नेक्स्ट और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? डी हो जाएगा। उस तरफ से हम नंबरिंग करेंगे स्टार्ट, और हम सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट जो पेरेंट चेन है वो लेंगे। अगर सपोज मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेती तो वो लॉन्गेस्ट नहीं आता हमारे पास। तो अगर यहाँ से लेके ये वाली चेन लेंगे पूरा तो ये लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ज्योमेट्री ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल। डाउट है ना? किसको डाउट था इसमें? किसी को भी नहीं था? क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट था? ये वाला किसी को कॉपी करना है? इस वाले में बेसिकली हमने काउंट करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड। तो इस वाले में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे?
क्या? यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन्स नहीं सॉरी 3 3 9 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे। इस वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, इस वाले में भी इस वाले में 0 अल्फा हाइड्रोजन्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये वाला फंक्शनल है, इस वाले के साथ ये वाला है। इसके पास देखो ये वाले कार्बन के पास एक हो गया कंप्लीट, 2 बॉन्ड हो गए, 3 4 इसके कंप्लीट हो गए ऑलरेडी, तो यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक, साथ साथ लिखो, साथ साथ डाउट भी सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे लेट हो जाएगा। कौन बातें कर रहा है? 3 1 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, क्यों बातें कर रहे हो? आगे बुलाऊं?
हो गया? अभी देखो यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी करेंगे। सिंपल नोमेनक्लेचर है, इसमें कुछ भी नहीं है। लाइक सपोज इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन में 4 कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या जरूरी है? अगर कोई कंपाउंड है वो अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके लिए पहली कंडीशन क्या होगी? कायरल होना चाहिए कार्बन, मतलब कार्बन के अराउंड, सपोज हमारे पास कार्बन है, कार्बन के अराउंड जो चारों एटम्स है वो डिफरेंट होने चाहिए, जिसको कि हम स्टार मार्क कर देते हैं। अगर सपोज यहाँ पे एक और है कार्बन जिसके अराउंड इस तरीके से है, क्या ये कायरल कार्बन है? नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि इसको अगर हम कट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 एटम्स है जो कि सेम है, तो इसमें जो सेंस ऑफ सिमेट्री है वो कैंसिल हो चुकी है। यहाँ पे वो कैंसिल नहीं हुई है। मे बी तुम्हें यहाँ पे सेंस ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही होगी, बट एक्चुअल में जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। तो जब हम एक्चुअल में इसको ड्रॉ करेंगे तो इसमें सेंस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। इस वाले में सेंस ऑफ सिमेट्री विल नॉट बी प्रेजेंट, दैट इज व्हाई दिस विल पार्टिसिपेट इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहला रूल क्या होगा, सबसे पहले तुमने देखना है कि ये जो कार्बन के अराउंड चारों एटम्स हैं इन सब में से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा? इन चारों में से एटॉमिक नंबर किसका होगा सबसे ज्यादा? आयोडीन का होगा। तो इसीलिए इस वाले को हम सबसे पहली प्रायोरिटी दे देंगे। उसके बाद ब्रोमीन वाले का हो जाएगा, देन ये नंबर 2, 3 और 4, ठीक है। अब देखो इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसीलिए इस वाले को हम कहेंगे एस आइसोमर। एस का फुल फॉर्म होता है सिनिस्टर, आर का फुल फॉर्म होता है रेक्टम, ठीक है। वो बस जनरल इंफॉर्मेशन के लिए।
अब सपोज मैं तुम्हें कहूँ इसकी मिरर इमेज बनाओ या इसका आर आइसोमर बनाओ, तो बना लोगे? कैसे बनेगा? ट्राई करो एक बार। इसकी मिरर इमेज बना देंगे, ठीक है? जो इस तरफ है मिरर के, उस तरफ वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। जैसे हम मिरर के सामने जब खड़े होते हैं, तो जो राइट साइड होती है वो लेफ्ट साइड को दिखती है, जो लेफ्ट साइड वाला फेस होता है वो राइट साइड को दिखता है। या तुमने कभी फोन में फोटो वगैरह भी खींची होगी, सब सेल्फी वगैरह, तो जब हम सेल्फी खींचते हैं तो इन्वर्ट हो जाता है हमारा फेस। उसी तरीके से ये मॉलिक्यूल भी है, ये इन्वर्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें एस आइसोमर दिया तो तुमने उसका आर बनाना है, आर दिया है तो उसका एस बनाना है, ठीक है? समझ गए इतनी बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल है यहाँ पे। अगर सपोज हमारे पास आइसोटोप्स है अलग अलग, आइसोटोप्स, ये लिख लिया सबने ऊपर वाले पॉइंट्स? अभी देखो सपोज हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, अब बताओ इसमें प्रायोरिटी कैसे देंगे? डी का मतलब होता है ड्यूटेरियम, जो कि हाइड्रोजन का दूसरे नंबर का आइसोटोप है। कितने आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के? 3 होते हैं। एक प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्रीटियम होता है। तो ये वाला प्रोटियम हो गया सिंपल जो होता है, ये वाला ड्यूटेरियम हो गया। अब बताओ प्रायोरिटी कैसे देंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। इन दोनों में से, मतलब कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो ऑक्सीजन है। तो अब देखो इन दोनों में से या इन दोनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। और एटॉमिक वेट के हिसाब से भी देखेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो दिस वन विल बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी, ये दो सेकंड प्रायोरिटी। अब देखो ये यहाँ पे डी लिखा हुआ है, एग्जाम में तुम्हें यहाँ पे ये इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है H2, तो समझ लेना। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होगा? डी वाले का होगा, इसलिए इसको मिल जाएगी थर्ड प्रायोरिटी, इस वाले को मिल जाएगी फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है? तो अब देखो, अब इसका सेंस ऑफ रोटेशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो दिस वन विल बी, अब इसका एस बना सकते हो, ये आर है, इसका एस बना सकते हो, बनाओ एक बार।
ये हो जाएगा इसका एस आइसोमर। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। आ गया? इस वाले में बता सकते हो? यहाँ पे देखो कार्बन, सबसे पहले देखो ये कायरल कार्बन है भी कि नहीं है? कायरल कार्बन, चारों ग्रुप्स अलग अलग है यहाँ पे। अब देखो इसकी प्रायोरिटी कैसे दोगे? सबसे पहले कार्बन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन लिंक्ड है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो अब कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? इसके बाद वाला देखेंगे। अब देखो इसके बाद भी ऑक्सीजन है, इसके बाद भी ऑक्सीजन है, दोनों कॉमन कॉमन आ गया। अब इसके बाद देखो फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर से यहाँ पे कार्बन है, तो अब बताओ ऑक्सीजन और कार्बन में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे देखो इस वाले को हम दे देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको मिलेगी ना, सबसे पहले सल्फर है ये, तो यहाँ पे इस वाले को मिल जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद मिलेगी इस वाले को सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है, अब इस वाले को मिल जाएगी थर्ड, इस वाले को मिल जाएगी फोर्थ। अब देखो सेंस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एस आइसोमर। अब इसका बना सकते हो आर, बनाओ। ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज।
अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक डैश फॉर्म होता है और एक वेज फॉर्म होता है। ठीक है, डैश फॉर्म जो होता है कार्बन का, इसको हम इस तरीके से शो करते हैं, और ये जो वेज फॉर्म होता है इसको हम इस तरीके से डार्क में शो करते हैं। तो डार्क का मतलब होता है, ये जो वेज फॉर्म है मतलब कि ये जो बॉन्ड है वो आउटसाइड द प्लेन आ रहा है, और ये जो डैश वाला हो गया वो इनसाइड द प्लेन आ रहा है। तो ये जो डैश वाला फॉर्म होगा इसको हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे, और ये जो वेज वाला होगा इस वाले को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे बी आर, देन ये, तो दैट मीन्स कि जिसके पास भी डैश फॉर्म होगा उस वाले को फोर्थ प्रायोरिटी दे देंगे, और जो डार्क वाला वेज फॉर्म होगा उस वाले को हम पहले वाले प्रायोरिटी दे देंगे।
क्या हो रहा है इधर? अपना अपना सॉल्व करो, बात नहीं करेगा कोई भी। यहाँ पे इंटरचेंज कर लो। क्यों इतनी बातें कर रहे हो? क्वेश्चन में था फॉल्ट, उसमें मैंने चेंज कर दिया। इसमें और इन दोनों में। वो क्वेश्चन रहने दो, मैं चेंज कर दूँ। ठीक है।
अब देखो हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर है, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो क्या होगा, एल्कीन्स है। अगर तुम्हारे पास ग्रुप है सपोज यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सपोज जो दो ग्रुप्स है सेम सेम, ये अगर एक साइड ऑफ कार्बन के होंगे, मतलब दोनों के दोनों ऊपर के तरफ होंगे, तो दैट मीन्स कि ये हो जाएंगे सिस आइसोमर। और अगर दो ग्रुप्स के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा इस तरीके से, और वो अपोजिट साइड्स में होंगे, तो दैट मीन्स इस वाले को हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो अगर दोनों ग्रुप्स है, एल्कीन होना जरूरी है, डबल बॉन्ड के बीच में अगर दोनों जो ग्रुप्स है वो सेम साइड पे है, उस वाले को हम कहेंगे सिस आइसोमर। और अगर दो ग्रुप्स जो है वो अपोजिट अपोजिट साइड पे है, तो उस वाले को हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अगर दोनों के बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा। अब देखो नेक्स्ट एक चीज ध्यान देखना, यहाँ पे अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगी तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, है तो दोनों सेम है, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है, दोनों ही एल्कीन है, और कुछ तो फर्क है नहीं इसमें। तो इसमें स्टेबिलिटी अगर देखेंगे तो क्या फर्क होगा इसमें, अभी देखो यहाँ पे दो भारी ग्रुप्स जो है वो सेम साइड पे है, जो बल्कि ग्रुप्स है वो सेम साइड पे है। यहाँ पे एक तरफ बल्कि ग्रुप है और यहाँ पे एक तरफ लाइट ग्रुप है। अगेन नीचे की तरफ एक तरफ लाइट है और एक तरफ ये है, बल्कि ग्रुप है। अब देखो अगर सपोज मुझे इसका रिएक्शन करवाना है, इस वाले का रिएक्शन करवाना है, तो अब जो रिएक्शन होगा वो ऊपर वाले जो भारी वाले ग्रुप्स है वो उसको प्रोसीड नहीं करने देंगे। जो नीचे वाले हाइड्रोजन है इस वाले साइड से ही रिएक्शन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सपोज कोई स्विमिंग कर रहा है, पानी में तैर रहा है, उसने सिलेंडर लगाया है, सबमरीन वाला जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। अगर सपोज वो आगे की तरफ अपना अपना सिलेंडर लगाएगा तो उसको आगे की तरफ मूव करने में दिक्कत होगी। तो वो क्या करेगा, पानी का अगर भाव इस तरफ है, फ्लो इस तरफ है, और उसकी ऑक्सीजन सिलेंडर भी सर पे है, तो वो इस तरफ उसको फ्लो करने में दिक्कत होगी, तो वो उल्टा ही फ्लो करना शुरू कर जाएगा। मतलब उसका जो मोशन होगा दैट विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड बिकॉज उसके ऊपर बहुत ज्यादा बल्कीनेस आ चुकी है। अब अगर सपोज वही ऑक्सीजन सिलेंडर उसके बैक पे होगा, दूसरे साइड पे होगा, तो आगे वाला जो फ्लो होगा वो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि यहाँ पे सपोज इस तरफ में बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप्स है, दोनों ग्रुप्स अटैच्ड है, तो अगर इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा तो इसके पास सिर्फ एक ही साइड है जहां से ये पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब इसके पास एक ही जोन है जहां से ये आगे बढ़ सकता है।
सपोज कोई घर है, वहां पे सिर्फ एक दरवाजा है, दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे के बाहर हमने बहुत भारी सामान रख दिया है और दूसरा वाला जो दरवाजा है उसके बाहर में हल्का सा सामान रखा है। तो अब देखो यहाँ पे जो भारी सामान है ये दरवाजा नहीं खुलेगा, ये वाला दरवाजा खुल जाएगा। तो दैट मीन्स जो अब रिएक्शन को पार्टिसिपेट करना होगा, जो रिएक्टेंट है उसको एंट्री लेनी है, तो वो एंटर यहाँ से कर सकता है, यहाँ से तो कर नहीं सकता। अब देखो यहाँ पे एक तरफ में थोड़ा भारी सामान है, यहाँ पे थोड़ा हल्का सामान है, यहाँ पे अगेन एक हल्का सामान है, एक भारी सामान है। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा वो यहाँ से भी एंटर कर सकता है और वो यहाँ से भी एंटर कर सकता है। तो ज्यादा स्टेबल ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, दिस वन विल बी मोर स्टेबल। सब अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखो अगर मैं डाइपोल मूवमेंट की बात करूं तो किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? सपोज हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो अब देखो ये ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव इन नेचर है और ये वाला भी नेगेटिव इन नेचर है। जैसे हम वेक्टर्स में भी पढ़ते हैं, अगर सपोज यहाँ पे एक सामान है और यहाँ पे कोई पर्सन है, वो अगर इधर से खींच रहा है उतना ही अगर इधर से खींच रहा है तो नेट फोर्स क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये जो ऑक्सीजन है, जितना ऑक्सीजन ये इसको पुल करेगा उतना ही ये वाला ऑक्सीजन भी फुल पुल करेगा। तो दैट मीन्स दिस वन विल इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जितना ये इसको अपनी तरफ खींचेगा उतना ही ये भी अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे 180 डिग्री एंगल, यहाँ पे भी तो 180 डिग्री होगा, बस एक्सिस हमने चेंज कर दिया है। तो अब देखो जितनी ज्यादा तेजी से ये वाला खींचेगा उतनी ज्यादा तेजी से वो वाला भी खींचेगा। तो दैट मीन्स इस वाले का डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा एंड इट विल बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इस वाले में देखो, इसका डाइपोल मूवमेंट इस तरफ खिंचाएगा, इसका डाइपोल मूवमेंट इस तरफ होगा, तो दोनों का सेम साइड पे है तो ऐड हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, 0 तो नहीं होगा। तो दैट मीन्स दिस वन, इसका डाइपोल मूवमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0 एंड दिस वन विल बी अ पोलर मॉलिक्यूल। अब देखो जरा सा इसकी पोजीशन चेंज करने के वजह से मॉलिक्यूलर वेट सेम है, इन दोनों का फॉर्मूला भी सेम है, प्रॉपर्टी भी सेम है, बट जरा सा इसका जस्ट हमने इस ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दी, जिसके वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट कंप्लीटली चेंज हो चुका है। मतलब कि उस वाले का 0 आ गया है, इस वाले का नॉन 0 आ गया है। अब देखो जब हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था, हमने पहले ही बोल दिया था कि जो लाइक मॉलिक्यूल होंगे वो लाइक में डिसॉल्व होंगे। मतलब अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसको अगर रिएक्शन करवाना होगा तो ये आगे क्या करेगा? पोलर मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्शन करेगा। पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि हाइड्रो, ये वाटर हो गया H2O, या फिर NH3 हो गया, उधर वाला देखो CCl4 या फिर Br2। तो अब देखो दोनों का रिएक्शन पाथ जो होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का सॉल्वेंट अलग अलग है, पोलैरिटी डिफरेंट है। और अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा तो ये एक साइड से पार्टिसिपेट कर सकता है और ये वाला जो है ये दोनों साइड से पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, लिख लो। पहला पॉइंट ये पोलर मॉलिक्यूल वाला लिखना, सेकंड वाला स्टेबिलिटी। अभी बताया ना, ट्रांस इज मोर स्टेबल।
समझ में आ गया सबको सिस और ट्रांस में क्या फर्क होता है? अगर एल्कीन बॉन्ड के अलोंग दो ग्रुप्स है जो अलग अलग डायरेक्शन में है, एक ऊपर के तरफ एक नीचे के तरफ, तो उस वाले को हम कह देंगे ट्रांस। और अगर दो ग्रुप्स है वो सेम डायरेक्शन में है, उस वाले को हम कह देंगे सिस। ठीक है। अब देखो सिस वाले में हमने देख लिया कि ये पोलर होगा मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट जो है दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो अब शुरू से हमने पढ़ा पहली क्लास से कि जो अगर पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसको डिसॉल्व करवाने के लिए पोलर सॉल्वेंट ही चाहिए होगा, और अगर नॉन पोलर होगा तो उसके लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट ही लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। डाइपोल मूवमेंट अभी मैंने दिखाया कि वो जीरो होता है और इस वाले का नॉन जीरो होता है। अब जो मेन मेन बेसिक था वो हम कर चुके हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है वो बस देख लेते हैं, थोड़े थोड़े रहते हैं। अभी जितना भी डिफिकल्ट पार्ट था वो हो चुका है। हाँ हाँ। नहीं। अभी देखो तुमने एनेंशियोमर्स पढ़ा था, एनेंशियोमर्स में हमने देखा था, ध्यान से सुनोगे, इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से सुनोगे। एनेंशियोमर्स सुना था, एनेंशियोमर्स में क्या होता था कि मैंने बताया था एक ये मेरा हाथ है, ये दूसरा हाथ है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर इमेज होने के बाद इन दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर सैंडविच करेंगे या ओवरलैप करेंगे तो वो ओवरलैप नहीं होगा। तो ऐसी ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, लेकिन अगर मैं एक के ऊपर एक रखूंगी तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होगा, उसको हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। अब नेक्स्ट है हमारा डाइस्टीरियोमर्स। ये भी इनेंशियोमर के जैसे होता है, पर इसमें बस एक डिफरेंस होता है, ये ना तो नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर रखेंगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होगा,
दूसरी बात कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, एक ही डिफरेंस है बस इसमें। जैसे इनेंशियोमर में क्या होता है, मिरर इमेज होना जरूरी होता है, और दूसरा क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो ओवरलैप नहीं करेगा। तो डाइस्टीरियोमर्स क्या होगा, वो एक दूसरे का मिरर इमेज भी नहीं होगा, और अगर मैं एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप करवाऊंगी रखूंगी तो वो ओवरलैप भी नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल देखो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसी का पार्ट चल रहा है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जरूरी क्या होगा, पहला पार्ट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है? हाँ, नो सेंस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। याद रखना स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कायरल कार्बन होना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ये ग्रुप भी डिफरेंट है। आगे से ये वाला जो ग्रुप है ये भी डिफरेंट है। सिर्फ कार्बन को नहीं हम देखेंगे, सारे ग्रुप को देखेंगे। यहाँ पे देखो इस कार्बन को अगर मैं देखूंगी, सिर्फ इस कार्बन को, ये कार्बन के अलोंग ये ग्रुप डिफरेंट है, ये भी ग्रुप डिफरेंट है, ये भी ग्रुप डिफरेंट है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप भी डिफरेंट है। तो ऐसा कार्बन जिसके अलोंग चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट होंगे, उस वाले को हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। दैट मीन्स इसको हम स्टार मार्क कर देंगे। ठीक है, अब देखो इस वाले अगर कार्बन पे मैं देखूं, इस वाले कार्बन पे अब देखो ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ये ग्रुप भी डिफरेंट है, और ये पूरा का पूरा ऊपर वाला ग्रुप भी डिफरेंट है। तो ये वाला कार्बन भी कायरल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनोगे। अब इस वाले में देखो, इस वाले में अगेन ये ग्रुप डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट है, तो ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। इस वाले में देखो अगेन यहाँ पे ये वाला कार्बन है, अगेन ये ग्रुप डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, और वो डिफरेंट, तो ये भी हो जाएगा कायरल कार्बन। अब देखो अगर यहाँ पे मैंने मिरर नहीं बनाया, मिरर अगर बनाते हम तो इस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक लाइन दी है डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब देखो इसको अगर मैं इसके ऊपर रखूंगी तो क्या वो सुपर इम्पोज हो जाएगा, ओवरलैप होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखो ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये इसके ऊपर आ जाएगा, पर ये वाला जो ग्रुप है ये भी इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला ग्रुप है ये भी उसके ऊपर आ जाएगा। पर यहाँ पे देखो ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला ग्रुप है, ये दोनों ओवरलैप नहीं करेगा। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? इतनी बात समझ में आ गई? तो अब देखो ना तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, ना ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो ऐसे आइसोमर्स जो ना कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और ना ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, इसको हम कहते हैं डाइस्टीरियोमर्स। अगर सपोज मुझे इसका इनैंशियोमर बनाना है तो क्या करेंगे, इनैंशियोमर और डाइस्टीरियोमर में सिर्फ एक फर्क होता है, वो उसकी मिरर इमेज बनेगा। तो अब अगर इसकी मिरर इमेज बनानी होगी तो क्या करेंगे, इस वाले ग्रुप को उल्टा कर देंगे, वो OH इधर आ जाएगा, COOH इधर आ जाएगा, और ये वाला तो ऑलरेडी इन्वर्टेड है तो वो क्या हो जाएगा, एनेंशियोमर हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, 5-6 एग्जाम्पल्स ऐसे दिए होंगे। अभी देखो यहाँ पे कार्बन तुम्हें 2 दिए हुए, 6 भी हो सकते हैं, 7, 8, 9, 10 कितने भी हो सकते हैं। तुमने बस ये देखना कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया है तो एग्जामिनर को पता है कि तुमको इतना पता होगा स्टीरियो आइसोमर्स होने के लिए कायरल कार्बन होना जरूरी है, ये अंडरस्टूड है कि तुम्हें पता होगा अगर तुमने इतनी ऑर्गेनिक पढ़ी है। तो तुम्हें क्या बताना होगा बस कि मिरर इमेज है या नहीं है।
ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये वाला मिरर इमेज नहीं है, ये वाला मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए ये डाइस्टेरियोमर्स हो गया। और अगर ये एक दूसरे के ऊपर इम्पोजेबल होगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा और मिरर इमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनएंटियोमर्स। ठीक है, समझ गए, लिख लो। हो गया, बस एक लास्ट देख लेते हैं, छोटा सा है, परेशान हो गए हो, बस एक लास्ट है, थोड़ा सा देखो, बस एक लास्ट है, 5 मिनट। कौन सा, कितने बजे है, बस 5 मिनट। ठीक है, करें कंटिन्यू, बस 5 मिनट है, ध्यान से देख लो, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी देखो, सिंपल हम एक चीज करेंगे, अगर डबल बॉन्ड है, सपोज कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल